अस्सलाम वालेकुम। प्रोटीन्स की वीडियोस चैप्टर नंबर 2 लिपिन कॉर्ड और हमने जो है वो यहाँ तक सारा कुछ पढ़ लिया है। तो प्रोटीन मिसफोल्डिंग जो लास्ट टॉपिक है वो इस चैप्टर में से रह के उसको इस वीडियो में हम देखते हैं। तो हमने पहले फोल्डिंग का प्रोसेस पढ़ा है, तो अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाए तो वो मिसफोल्डिंग हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें अमाइलॉइड डिसीज़ हैं और इसके आगे जो है वो प्रायन डिजीज़ हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, तो यहाँ से देखते हैं कि जो मिसफोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन है वो स्पॉन्टेनियसली भी हो सकती है या फिर कोई म्यूटेशन आ जाए एक पर्टिकुलर जीन में विच कैन प्रोड्यूस एन अल्टर्ड प्रोटीन, यानी कि जिसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें जो नॉर्मल अमाइनो एसिड्स हैं या उनकी जो नॉर्मल कन्फिग्रेशन है वो नहीं होगी। In addition, some apparently normal proteins after abnormal proteolytic cleavage can take on a unique conformational state that leads to the formation of long fibrillar protein assemblies consisting of beta plated sheath। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन हमारे पास बिल्कुल ही नॉर्मल हो लेकिन उसकी क्लीवेज इस तरह से हो जाए कि वो एबनॉर्मल बन जाए। इसकी एग्जांपल है यहाँ पे, ये हमारे पास है एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के इसका हाफ पार्ट जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर है और हाफ पार्ट जो है मेम्ब्रेन से बाहर है। तो इसको जो नॉर्मल वे में जो यहाँ से इसकी क्या कहते हैं क्लीवेज होती है और फिर ये वाला पार्ट जो है ये सेपरेट हो जाता है। तो ये है गैमा सेक्रेटेज। जो गैमा सेक्रेटेज होते हैं वो इसको इस पार्ट से क्लीव करते हैं तो वो सॉल्युबल होता है और चला जाता है, यानी कि डिज़ोल्व हो जाता है तो नुकसान नहीं देता। लेकिन अगर बीटा सेक्रेटेज आ जाए, ठीक है, तो वो उसको क्लीव करेगा यहाँ से ऊपर वाली साइड से। अगर बीटा वाला करेगा तो प्रॉब्लम है हमारे लिए। और वो किस तरह से है कि ये अमाइलॉइड प्रिकर्सर्स जो हैं ये बीटा प्लेटेड शेप की फॉर्म में हो जाते हैं। जो अल्फ़ा फॉर्म है वो सॉल्युबल होती है और जो बीटा फॉर्म है ना वो इनसॉल्युबल होती है। वो मतलब एक्यूमुलेट होके फिब्रिलर्स प्रोटीन बना देती है, फिब्रिल्स बना देती है और वो एक्यूमुलेट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि या तो स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, कोई म्यूटेशन हो सकती है, या इसके अलावा एबनॉर्मल प्रोटियोलिटिक क्लीवेज भी हो सकती है, जो कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। तो accumulation of these insoluble spontaneously aggregating proteins called amyloids, इसको फिर हम जो प्रोटीन्स हैं उसको कहेंगे amyloids, has been implicated in degenerative diseases such as Parkinson, Huntington and particularly in the age related neurological disorder Alzheimer disease। तो इन तीनों डिजीज़ के अंदर ये अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन है, ये ब्रेन के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाती है और ये इनसॉल्युबल है। तो इन तीनों जो डिजीज़ हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, तो इनके अंदर मेमोरी लॉस होती है, तो इसमें यही मसला होता है। तो अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है कि जो अमाइलॉइड इकट्ठा होता है उसका नाम है अमाइलॉइड बीटा और वो एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड 40 से 42 अमाइनो एसिड्स वाला, यानी कि ये वाला पार्ट जो है। उसके अलावा बताया हुआ है कि इसमें बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, ठीक है, नॉन ब्रांचिंग फिब्रिल्स बना लेती हैं। तो और ये जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं, न्यूरोटॉक्सिक होती हैं और इससे जो है वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाइलॉइड बीटा that is deposited in the brain in Alzheimer disease is driven by the enzymic cleavage by secretases from the larger amyloid precursor protein or single transmembrane protein expressed on the cell surface in the membrane and the tissues। तो ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है। और फिर यहाँ पर लिखा है कि एक्यूमुलेट हो जाती है ब्रेन पैराकाइमा में एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स। और इसकी जो कॉजेज़ हैं ये फैमिलियल भी हो सकती है, यानी कि फैमिली में अगर किसी को है तो वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर ये जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। तो इसके अलावा एक तो अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन का मसला है ना, इसके अलावा जो टाउ प्रोटीन है ना एक हमारी बॉडी में, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह बनाती है, तो और जो है वो ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। नहीं तो ये वाली प्रोटीन जो है ना ये भी अब नॉर्मल बन जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं बनेगा, तो और ये भी जो है वो इसी तरह के सिम्टम्स फिर शो करेगा।
ये देखिए यहाँ पे प्रिकर्सर्स दिखाए हुए हैं जो नॉन ब्रांचिंग फिब्रिल्स हैं। तो ये इनकी स्पॉन्टेनियस एग्रीगेशन हो जाती है टू फॉर्म द इनसॉल्युबल फिब्रिल्स ऑफ बीटा प्लेटेड शीट। अच्छा जी, तो लास्ट हमारे पास है प्रायोन डिसीजेस। द प्रायोन डिसीजेस हैज़ बीन स्ट्रांगली इम्प्लीकेटेड एज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इनकेफेलोपैथी। ठीक है, इसके अंदर 3 आती हैं। अगर ह्यूमंस के अंदर हो तो क्रूड्सफील्ड्स डिजीज़, शीप के अंदर स्क्रैपी और कैटल के अंदर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इनकेफेलोपैथी, यानी कि सारी एक तरह की डिजीज़ हैं। तो इसकी जब हमने स्टडी की तो पता चला कि एक नॉर्मल फॉर्म होती है PRP और एक होती है SC जो कि एबनॉर्मल है। तो इन दोनों में जब डिफरेंस देखा तो इसके अंदर कोई भी हमें ख़ास डिफरेंस नहीं नज़र आया। इनके प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं था या कोई पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं हुई थी। तो फिर जब इस पर स्टडी की गई कि यानी कि एक ही फॉर्म है और एक एबनॉर्मल है और एक नॉर्मल है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो पता चला कि उनका जो 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन है वो फ़र्क है। वो इस तरह से कि जो नॉर्मल वाली होती है उसके अंदर अल्फ़ा हेलिक्स होते हैं और जो एबनॉर्मल होती है उसके अंदर बीटा शीट होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया जो बीटा शीट है वो डिग्रेड नहीं होती, वो इनसॉल्युबल फाइबर्स बना देती है। ठीक है, resistant to proteolytic degradation of infectious prions and permits them to distinguish from the normal PRP seen in the infected tissue। तो अल्टर्ड वर्जन है एक नॉर्मल प्रोटीन का, और फिर जो है ना ये इन्फेक्शियस होती है तो ये जो बाकी नॉर्मल्स को भी ना एबनॉर्मल कर देती है और इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके।